वेलकम बैक एवरीवन। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 104 यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 104 तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो पहला प्रश्न है, डिजी यात्रा नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है? बताइए। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय या नागर विमानन मंत्रालय। डिजी यात्रा नीति में होगा क्या? यात्रियों का बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, और यह है नागर विमानन मंत्रालय की पहल। तो डी है इसका आंसर। देखिए, डिजी यात्रा नीति नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके तहत मंत्रालय का लक्ष्य है हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना। इससे होगा क्या? जो यात्रा का समय है हवाई अड्डे पर, जो लंबी लाइन लगती है, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंसर एक बार कैच कर लेगा तो दूसरी बार जो है आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन चार धाम यात्रा के अंतर्गत शामिल नहीं है? गंगोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ, यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये छोटे चार धाम हैं। ठीक है, ये बी वाला नहीं है, वैष्णो देवी। तो चार धाम परियोजना का उद्देश्य है हिमालय में चार धाम तीर्थ स्थलों जो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना, जिससे इन केंद्रों की यात्रा जो है वो तीव्र, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 3 है, हाल ही में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट सेमरू। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है ये। माउंट सेमरू हाल ही में चर्चा में रहा है अपने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। इंडोनेशिया में है ये। तो हाल ही में इंडोनेशिया स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सेमरू, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, ये इंडोनेशिया के जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा तीव्र सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। एक्टिव वोल्केनोज। कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मृत ज्वालामुखी, सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 4 पर आ जाइए। मिरावल सिस्टर्स, जिनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इनका जो संबंध है वो किस देश से था? डोमिनिकन गणराज्य से। ठीक है, डोमिनिकन गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी। 7 फरवरी 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में नामित किया गया था। और इस दिवस का आयोजन जो है मिरावल सिस्टर्स के सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक राफेल ट्रूजिलो के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था। नंबर 5 पर आ जाइए। रानी गेंदिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो। ठीक है, यहाँ मणिपुर। देखिए, भारत में मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गेंदिल्यू आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। मणिपुर का नाम याद रखिएगा। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल में की गई है। विकल्प सी सही है। नंबर 7 है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में निम्न में से किस नई योजना की घोषणा की गई? देश का युवा कुशल युवा प्रोग्राम नहीं, रोजगार उत्पादकता प्रोग्राम, हर घर जल प्रोग्राम, नई की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। तो वित्त वर्ष 22-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आवासीय सुविधा को उन्नत बनाना, ताकि प्रवासन को रोका जा सके।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? सुभाष पालेकर, ऑप्शन नंबर बी। जीरो बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति में बजट शब्द खर्च को प्रदर्शित करता है। शून्य बजट, जीरो बजट खेती बाजार में उपलब्ध आगतुकों जिसमें रासायनिक उर्वरक और खाद शामिल है के उपयोग के बिना प्राकृतिक आगतुकों द्वारा खेती पर बल देता है। परिणाम स्वरूप इस कृषि पद्धति में खर्च जो है वो शून्य हो जाता है और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्री सुभाष पालेकर की मानी जाती है। तो बी वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इस बार जो है 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उन 4 में से 2 व्यक्ति मरणोपरांत हैं और 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं। तो प्रश्न 2-3 तरह से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और उन 4 में ये 3 व्यक्ति हैं। गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। प्रभा अत्रे को मिला है पद्म विभूषण 2022, राधे श्याम खेमका को मिला है पद्म विभूषण 2022, कल्याण सिंह जी को मिला है और इनके अलावा जनरल बिपिन रावत को मिला है पद्म विभूषण सम्मान। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसको मरणोपरांत? तो कल्याण सिंह मरणोपरांत, उत्तर प्रदेश से, सी है इसका आंसर। तो पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित व्यक्ति ये 4 हैं। जनरल बिपिन रावत लोक सेवा के लिए उत्तराखंड के हैं मरणोपरांत, कल्याण सिंह लोक मामले के लिए उत्तर प्रदेश के हैं मरणोपरांत, प्रभा अत्रे कला के लिए महाराष्ट्र की और राधे श्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश। ये 2 नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूकेपीएससी में इनका नाम याद रखिएगा। कल्याण सिंह जी का मरणोपरांत यूपी और राधे श्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा यूपी। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में कितनी महिलाएं हैं? इस पर चर्चा हो चुकी है। 34 महिलाएं हैं, 13 एनआरआई हैं। तो पद्म विभूषण 2022 में जो है 4 पद्म पुरस्कार 2022 में 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री, ठीक है। इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में टोटल में 34 महिलाएं हैं, 10 एनआरआई हैं यानी विदेशी हैं और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को दिया गया है। इन 13 में से 2 तो इसी में ही हैं। नंबर 11 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से टॉप पर रखा गया है और इस सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर रहा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। सी तो नहीं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी है ना उसमें। तो 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों या क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग देखिए, इस सूचकांक में होता क्या है, 0 से 100 अंकों तक का, ठीक है, स्कोर विस्तारित होता है। अंक या स्कोर कह लो 0 से 100, जिसमें 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट देश और 100 अंक का अर्थ है, 100 स्कोर का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार, यानी स्कोर जितना बढ़ता जाएगा वो देश है उतना ईमानदार। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे और इनका स्कोर है संयुक्त रूप से 88। इसमें दक्षिण सूडान को सबसे निचला स्थान मिला है 180, यानी सबसे भ्रष्ट देश है, 180वां स्थान मिला है, यानी इसका स्कोर जो है सबसे कम होगा। इस सूचकांक में भारत जो है मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है और स्कोर है 40। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2022 को मिलीना साल्विनी का निधन हो गया। वह थी, क्या थी ये थी कथकली नृत्यांगना, ऑप्शन नंबर डी। तो 25 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का निधन हो गया 84 वर्ष की अवस्था में। ये जो है इतालवी मूल की फ्रांसीसी नृत्यांगना थी और केरल में ही उन्होंने कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। देखिए, इन्होंने जो है फ्रांस में कथकली को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए और केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में, यानी भी हाल ही में 2-3 साल पहले, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यानी पद्म की श्रेणी में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है यह। पहला विभूषण, दूसरा भूषण, तीसरा पद्मश्री।
नंबर 13 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2022 को देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि वर्ष 2022 में इस दिवस की मुख्य थीम क्या है। तो मतदाता दिवस की थीम इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 4-5 राज्यों में चुनाव है और इस बार, ये तो पुरानी हो गई थीम, इस बार की थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। तो 25 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। थीम क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। बाकी उद्देश्य तो पता ही होगा, मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें सुविधा प्रदान करना तथा विशेषकर नए मतदाताओं के लिए अधिकतम नामांकन करना। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस जो है 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए हुआ क्या था? वर्ष 2011 से हर साल प्रतिवर्ष 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। नंबर 14 पर आ जाइए। 21 जनवरी 2022 के मध्य बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इसमें किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किसने किया है? भूपेंद्र यादव। कौन है ये? देखिए, 19 से 21 जनवरी 2022 के मध्य बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा किया गया और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने वर्चुअली माध्यम से इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह जो सम्मेलन है वो वैश्विक बाघ पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नंबर 15 है। 24 जनवरी 2022 को देश भर में कुल कितने बच्चों को भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? एग्जैक्ट नंबर में कभी भी आंसर नहीं होता है ऐसे प्रश्नों का, हमेशा याद रखिएगा, एलिमिनेट करिएगा। कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं। 24 जनवरी 2022 को देश भर में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों किया जाता है इनको सम्मान? ये देखिए, केंद्र सरकार जो है नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। और इस पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियां सम्मानित किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या है 29। नंबर 16 पर आ जाइए। भारत का कौन सा बल गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है? सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपने नियमित अभ्यास के तहत गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। इस अभियान का जो संचालन है वो हर साल होता है और इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध के कारण सीमा पर घुसपैठ और किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने हेतु सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ जाती है। नंबर 17 पर आ जाइए। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुबालंगी किस राज्य में स्थित है? केरल में है ये। तो 13 जनवरी 2022 को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुबालंगी को देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया है। यह केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए, इस पहल के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप वितरित किया गया और पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुबालंगी जो है भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव भी है, पर्यावरण के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 13 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी फोर्ब्स जो पत्रिका है उसने विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2021 जारी की है और इस सूची में विश्व की वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जो कमाई के मामले में शीर्ष स्थान पर है? जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु या भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा।
टॉप 10 में केवल एक ही भारतीय महिला खिलाड़ी है और वो हैं पीवी सिंधु। ये तो 7वें स्थान पर है, लेकिन प्रश्न तो वैश्विक स्तर पर टॉप पूछ रहा है ना। वो है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, प्रथम स्थान पर कमाई के मामले में, और दूसरे स्थान पर है सेरेना विलियम्स अमेरिका की। तो देखिए इस सूची में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। कितने डॉलर की कमाई करती हैं ये? 53.7 मिलियन डॉलर की कमाई। और अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 45.9 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ये 7वें स्थान पर है। शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं महिला भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 14 जनवरी 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला जो है हाल ही में खेली गई है। इससे रिलेटेड कुछ विकल्प गलत हैं, यहाँ पर बताना कि इनमें कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका ने यह श्रृंखला 2-1 के अंतर से जीती है और इस श्रृंखला में सर्वाधिक 276 रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया। इस श्रृंखला में सर्वाधिक 20 विकेट दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबांडा ने किए। इस श्रृंखला में भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सर्वाधिक रन यानी 276 रन बनाए। तो क्लियर है, या तो डी गलत है या बी गलत है, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 276 रन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने बनाए हैं और यहाँ बोला है कि रोहित शर्मा ने बनाए हैं, तो एक गलत है इसमें कोई भी। ये वाला गलत है, रोहित शर्मा वाला, कीगन पीटरसन नहीं बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनेगा ये। तो यहाँ स्टेटमेंट डी वाला गलत है, तो डी गलत है। तो इस श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने सर्वाधिक रन 276 रन बनाए हैं। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्षावरण कितना है? देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? ध्यान दीजिएगा, कुल वन और वृक्षावरण पूछ रहा है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। तो 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है। ये जो वन रिपोर्ट है ये 2 सालों में प्रकाशित की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अनुसार देश के कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? देश में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। और देश में कुल वनावरण कितना है? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, कुल वन और वृक्ष दोनों शामिल हैं इसमें। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर और केवल कुल वनावरण कितना, वन की बात हो रही है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए वन और वृक्षावरण तो ये उत्तर है, केवल वनावरण पूछा जाए तो ये उत्तर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी इसकी बात हो रही है, इसकी। तो 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।